हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने टेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इस लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग टेंस को और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट रहने वाली है। अगर पहला समझ में नहीं आएगा तो दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अगर आप देखना ये स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले लेक्चर से देखिएगा। ठीक है। तो अब आइए चलते हैं आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के थोड़ा सा आगे बढ़कर। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर में मास्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टेंस किसको बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्क which shows not only the time of an action but also the state of an action or event। यानी कि टेंस में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन, और दूसरा पार्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है। इन्हीं दो पार्टों से मिलकर टेंस बनता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि टाइम ऑफ एन एक्शन क्या बताता है। उस जो टेंस है वो किस समय में लिखा गया है, ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, तो टाइम ऑफ एन एक्शन के द्वारा। और दूसरा चीज क्या था कि जो काम उस सेंटेंस में दिया गया है, उस समय में जो काम हो रहा है वो कितना हुआ है, पूरा हो गया है कि नहीं हुआ है, कि अभी होने वाला है कि होगा। ठीक है ना। तो इन्हीं दो चीजों से मिलकर क्या बना है, टेंस बना है। तो अब आइए देखते हैं हम आगे। तो देखिए, टेंस मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब जो आप ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि समय इन्हीं तीनों में, समय बोल रहा हूं, कोई भी काम इन्हीं तीनों में होता है। इन्हीं तीनों समय में कोई भी काम होता है। नहीं तो किस में होगा, नहीं तो अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है, नहीं तो प्रेजेंट में लिखा जाएगा, नहीं तो पास्ट में लिखा जाएगा, नहीं तो फ्यूचर में लिखा जाएगा। यानी कि उस सेंटेंस का जो टाइम होगा वो क्या हो सकता है, नहीं तो प्रेजेंट, नहीं तो पास्ट, नहीं तो फ्यूचर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, दूसरा चीज क्या होता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। यानी कि उस काम के बारे में, कि वो काम शुरू हो गया है, नहीं हुआ है, होगा, क्या है, उस काम के बारे में बताता है। तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये 4 तरह के होते हैं। स्टेट ऑफ एन एक्शन कितने तरह के होंगे, 4 तरह के होंगे। तो पहला देखिए, पहला क्या होता है, इंडेफिनिट, और दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस, और तीसरा क्या होता है, परफेक्ट, और चौथा क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। इसको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया है, आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब देखिए, ये तो जो प्रेजेंट है ये क्या है, टाइम है। ठीक है ना। और ये क्या है, स्टेट है। तो इन्हीं दो चीजों से ना मिलकर टेंस बन रहा है, ये टाइम है और ये स्टेट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो टाइम अलग अलग है। टाइम क्या बताया मैंने कि टाइम अलग अलग होता है। ठीक है ना। लेकिन जो स्टेट है, किसी भी टेंस का जो स्टेट होता है, किसी भी कार्य का जो स्टेट होता है, वो सेम ही होता है। इन तीनों में इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो यही आपके होंगे। तो अब देखिए, अब मैंने क्या बताया कि टाइम आपके होते हैं 3। टाइम ऑफ एन एक्शन कौन कौन से होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद से स्टेट ऑफ एन एक्शन कितने होते हैं, 4। एक टाइम के 3 हो गए तो 3 टाइम के कितने, सॉरी, एक टाइम के अगर 4 स्टेट है तो 3 टाइम के कितने स्टेट होंगे, अगर एक टाइम के 4 स्टेट हैं तो 3 टाइम के कितने स्टेट होंगे, तो 4 3 12। ये अगर इन सबको मिलाया जाए तो 12 तरह के टेंस होते हैं। ठीक है ना। कितने तरह के टेंस होते हैं, 12 तरह के। आप गिन लीजिए, 4 4 8 और 4 12, यानी कि 12 तरह के टेंस होते हैं। और इसी इसी मतलब यही मिक्सचर करके हम लोग ये बनाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट क्यों लिखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस क्यों लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट क्यों लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों लिखते हैं। तो इसका मैंने मूल आप लोगों को बता दिया है।
ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के एक बार थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से देखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इतना तो मैंने बता दिया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपको इंग्लिश का रूल सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। क्योंकि सारा जो इंग्लिश में रूल है, जितना भी शब्द है, जो भी कुछ इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर ही बना होता है, ठीक है ना। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी में एक टॉपिक आता है वर्ब। अगर आपको टेंस पढ़ना है तो आपको वर्ब एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अभी मैंने वर्ब पढ़ाया नहीं है अपने YouTube चैनल पर, लेकिन मैं उसको जल्द ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हम टेंस सीख रहे हैं, तो जितना हमको यूज है वर्ब का उतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बिना इसके जाने हम लोग टेंस सीख ही नहीं पाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई टेंस सीख ही नहीं सकता है। अगर सीख भी रहा है तो उसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, बस वो क्या रटने वाला नॉलेज होगा, जो रट रट के पढ़ा होगा। अगर आपको अच्छे से समझना है और अंदर फील करना है ना, तो आपको क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब अच्छे तरीके से आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का वर्ब के जितने भी टाइप्स है वो सारा आना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें ज्यादा मेन है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी बन सकता है। कैसे, अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं आई डोंट, क्या लिखा, आई डोंट ईट, ठीक है ना, आई डोंट ईट फूड, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं आई डोंट ईट फूड, तो अब देखिए यहाँ पर डू क्या बना है, यहाँ पर डू आपका बना है हेल्पिंग वर्ब। क्या बना है, हेल्पिंग वर्ब बना है। लेकिन अब इसी को मैं लिख दूं आई डू इट, अगर मैं लिख रहा हूं आई डू इट, तो क्या अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब आप लोग बताइए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि जब दो वर्ब होते हैं तो उसमें से पहला हेल्पिंग होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है, ठीक है ना। अगर तीन है तो दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, एक मेन वर्ब रहेगा। अब आप बताइए, अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना रहे तो उसमें नर्स रहकर क्या कर लेंगे, कंपाउंडर रहकर क्या कर लेंगे। मेन कौन होता है, मेन होता है डॉक्टर। तो वही जो मेन वर्ब होता है वो डॉक्टर होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसके कंपाउंडर और नर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कराना आवश्यक है, कंपाउंडर और नर्स नहीं रहेंगे तभी भी एक तरह काम चल सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर साहब ही हैं, उनके पीछे कोई नर्स या फिर कंपाउंडर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो देखिए, डू यहाँ पर भी यूज किया गया है, डू यहाँ पर भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ये मेन वर्ब होने के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों का कार्य करता है, इसका कार्य क्या है, दोनों का कार्य दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है ये क्या होता है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करता है, इसको आप कहीं मेन वर्ब बनते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंडर है, ठीक है, कोई कंपाउंडर है और वो सिर्फ कंपाउंडरिंग ही कर पाता है, तो क्या आप उसको डॉक्टर बना देंगे, नहीं बना पाएंगे ना, कितना भी कर लेगा तो डॉक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका मुख्य काम क्या है, कंपाउंडरिंग करना, तो कंपाउंडरिंग ही करेगा, ठीक है ना। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब, ये जो मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये सिर्फ इसको क्या दिया गया है, इसको सिर्फ दिया गया है कि तुम जाओ और डॉक्टर साहब की मदद करना, उससे ज्यादा कुछ मत करना। तो ये सिर्फ डॉक्टर साहब की मदद करते हैं, यानी कि वर्ब की मदद करते हैं और हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लिख रहा हूं आई कैन डू इट, अगर मैं लिख रहा हूं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूं। तो अब देखिए, यहाँ पर कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि आगे डॉक्टर साहब आए हैं तो पीछे कंपाउंडर आएगा ही आएगा या फिर नर्स आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर डू क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, कैन क्या हो गया, कैन आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का कि आई कैन ऐसे लिख देंगे, नहीं, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब रहे चाहे ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब तो होना भी चाहिए। अगर कोई आप सेंटेंस लिखे हैं तो उसमें अगर कुछ नहीं रहेगा तो चलेगा,
नाउन नहीं है तभी भी चलेगा, प्रोनाउन नहीं है तभी भी चलेगा, यानी आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच में से अगर कुछ भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक चीज तो होना ही चाहिए, क्या? मेन वर्ब। अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है ना तो कोई भी सेंटेंस आप बना ही नहीं सकते। जैसे अगर आप बोलेंगे कैसे, मैं बोलूं डोंट गो, डोंट डोंट गो, तो अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं ना ही आपको प्रोनाउन दिखेगा, ना ही नाउन ही दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ क्या दिखेगा, बस वर्ब दिखेगा और एडवर्ब दिखेगा। ये दो चीज ना है, डोंट को मत जाओ या फिर कम है और यहाँ आओ, तो क्या सिर्फ वर्ब ही ना है उसमें। तो यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो चलेगा, लेकिन कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो चलेगा, लेकिन उसमें एक वर्ब जरूर जुड़ना चाहिए, वो भी कौन सा वर्ब, मेन वर्ब होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसे बोलेंगे, ऐसे वर्ब जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और ये मॉडल है तो यानी कि ये मूड बताता है, क्या बताता है, मूड बताता है, किसी भी सब्जेक्ट के मूड को बताता है कि उसका मूड क्या है, उसका मूड खाने का है, पीने का है, सोने का है, जाने का है, वो क्या कर सकता है, ये सब चीज क्या बताता है, ये आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब बताता है। ठीक है ना। अब देखिए इसी में इसका एक भाई है सेमी मॉडल वर्ब, क्या है, सेमी मॉडल वर्ब। तो अब देखिए ये जो सेमी मॉडल वर्ब होता है ना, ये क्या होता है, इसका नाम जब पढ़ा है सेमी मॉडल वर्ब तो कुछ तो इससे डिफरेंस होगा तभी तो नाम पढ़ा है, तो इसका डिफरेंस क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं क्या, देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर हम अगर मैं लिख रहा हूँ आई नीड सम मनी, सम मनी, अगर मैं लिख रहा हूँ आई नीड सम मनी, अब देखिए यहाँ पर नीड आया ना, तो अब नीड अकेला है तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर अकेला नहीं रहता इसके पीछे कोई वर्ब आ जाता तो क्या हो जाता, तो आपका सॉरी यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अकेला है तो ये मेन वर्ब हो गया, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर अकेला है तो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगर इससे पहले अगर कोई और वर्ब आ जाता तो ये क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब। अगर इसके बाद कोई और वर्ब आ जाता तो ये क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीड अकेला है, यहाँ पर नीड अकेला है ना, तो जब नीड अकेला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अगर इसके बाद कोई और वर्ब आ गया होता तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन से, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं, मेन वर्ब का नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर सेमी मॉडल वर्ब को देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ये तीन होता है, कौन कौन से, डू, बी और है, कौन से होते हैं, तीन होते हैं, डू, बी और है। ठीक है ना। और जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है ये 13 होता है। ठीक है ना, जिसमें से 10 तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं लेकिन 3 जो होते हैं वो सेमी मॉडल होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आइए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पर, तो देखिए किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, और कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। और कौन से ऐसे वर्ब होते हैं जिसके 5 फॉर्म होते हैं, जो मेन वर्ब भी बन सकता है, अगर कोई मेन वर्ब नहीं बन रहा है तो उसके 5 फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर डू है, तो डू के भी 5 फॉर्म होंगे, तो सेकंड फॉर्म होगा डू, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डज। ऐसे ही बी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज या वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बेइंग, फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। ऐसे ही हैव का सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म भी हैज। तो ये होता है। अब देखिए इसमें कला क्या है, जादू क्या है, तो देखिएगा अगर कहीं भी ये डू का फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो इसके आगे जो मेन वर्ब आएगा ना वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ये फिक्स है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपने भेजे में एकदम बढ़िया तरीके से फिट कर लीजिएगा। अगर बी का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो इसके आगे जो मेन वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, तो फोर्थ फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। अगर हैव का कोई भी फॉर्म आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो आगे जो मेन वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये एकदम यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोलेंगे, ये बस आप जान लीजिए कि फैक्ट है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू, नीड, यूज, टू, डेयर, ये जितने भी हैं इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है ना। अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब का रूप अगर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहे हैं तो इसके आगे जो मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा।
बस इतना ही बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया है, क्या कि अगर डू का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे जो मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। बी का कोई भी फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे जो मेन वर्ब आएगा वो फोर्थ फॉर्म में आएगा। हैव का कोई भी फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे जो मेन वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो आगे जो मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जैसे कैन हो गया, सैल हो गया, मे हो गया, विल हो गया, मस्ट हो गया, यानी जितना भी ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसके सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, यही दो फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आप लोग को इतना बता दिया, अब इसका यूज भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे। तो देखिए थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ और कल का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब मैंने आपको ये पढ़ाया क्यों, तो आइए देखते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं कि मुझे प्रेजेंट सॉरी रुक जाइएगा एक मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और इधर बता दूं, इधर का टॉपिक तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया ना। तो अब इधर देखिए, अगर कहीं भी इंडेफिनिट वर्ड लिखा है, कहीं भी अगर इंडेफिनिट वर्ड लिखा है तो उसके जगह पर अगर बराबर का चिन्ह दे दिया जाए और लिखा जाए कोई और वर्ड तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नॉट प्लस V1। कैसे, अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कि x बराबर 5, यानी कि 5 x के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं ना। अगर कोई तो यहाँ पर लिखा रहता है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 0, अगर ऐसा लिखा है और यहाँ पर x का मान अगर हम 5 ले रहे हैं तो जहां जहां x है वहां वहां हम 5 रखते हैं ना। हाँ, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो वैसे सेम वैसे ही यहाँ पर है, अगर कहीं इंडेफिनिट लिखा है और उसके जगह पर हमको वर्ब का फॉर्म लिखना रहेगा तो नॉट प्लस V1 लिखेंगे। ठीक है ना। अगर कंटिन्यूअस वर्ड कहीं भी लिखा है और उसके जगह पर वर्ब का फॉर्म लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना। अगर कहीं परफेक्ट लिखा है और उसके जगह पर हमको मेन वर्ब का फॉर्म लिखना, सॉरी अगर उसके जगह पर हमको इस परफेक्ट के जगह पर अगर वर्ब का फॉर्म लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। ऐसे ही अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर कहीं प्रेजेंट लिखा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या फिर फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। अगर फ्यूचर लिखा है तो हम शैल या फिर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर पास्ट लिखा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके हैं स्टेट ऑफ एन एक्शन, और ये चारों क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, और ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हैं आपके स्टेट ऑफ एन टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना। ये चारों क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, और ये तीनों क्या है, स्टेट ऑफ, गलत बोल दिया, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये चारों क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन, और ये तीनों क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना। बस इतना ही आप लोग को याद करना है। आप टेंस सीख गए, आप टेंस का रूल बनाना सीख गए, और बस आपको टेंस को बताना है कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। टेंस बस आपका इतना ही है, इतना सीख गए आप रूल फटाक से बना लेंगे। कैसे, तो आइए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद हम अगले लेक्चर में बनाएंगे फिर से। तो देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अब देखिए अगर हमको रूल बनाना होगा तो हम शुरू करेंगे, यहाँ टेंस देख रहे हैं तो टेंस क्या है, आपका नाउन है, क्योंकि लास्ट में जो भी होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है ना, लास्ट में जो भी होता है क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। और इसके पहले जो भी होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो नाउन के ठीक पहले वाले एडजेक्टिव से हम लोग रूल बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को रटा नहीं रहा हूँ, आप लोग को तरीका सिखा रहा हूँ, लॉजिक से बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इसीलिए इतना मेहनत किया है। डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना शुरू कर देता, आप लोग पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है ना, वही राम खाता है श्याम जाता है, बस इतना ही सीख पाते, उसके अलावा कुछ नहीं सीख पाते। ठीक है ना। तो अब देखिए परफेक्ट के लिए मैंने क्या बताया कि अगर परफेक्ट की जगह पर हमको वर्ब का फॉर्म यूज करना होगा तो क्या करेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट की जगह पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्या करना है, इधर प्लस कर दीजिए, इधर प्लस कर दीजिए। अभी मैंने बताया कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि मेन वर्ब जब थर्ड फॉर्म में रहता है तो उसके पहले कौन सा फॉर्म आता है, हैव का कोई ना कोई फॉर्म आएगा, तभी आगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमको पता चल गया कि हैव का ही कोई फॉर्म लगेगा। अब हैव का कौन सा फॉर्म लगाएं, तो ये बताएगा इसके पास वाला शब्द। तो इसके पास वाला शब्द क्या है, पास्ट। तो पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और हैव का फॉर्म होना चाहिए। एक तो ये बता रहा है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही